गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कुछ वीडियो में हमने यूवी के बारे में जाना था। आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। आईआर के बारे में जानने से पहले बच्चों हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो टेक्निक है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। जनरली आप सभी ने लैब में प्रैक्टिकल्स किए होंगे और प्रैक्टिकल में आप लोगों को बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आप कैसे फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन करते हैं। पहले नाइट्रोजन का टेस्ट करते हैं, उसके बाद में आप नाइट्रोजन के टेस्ट के बाद फंक्शनल ग्रुप निकालते हैं, ठीक है। कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन के लिए आप मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं और उसके बाद में कहीं जाकर आप टेस्ट करते हैं, केमिकल टेस्ट, और उसके बाद में आपको कंपाउंड का पता लगता है कि आपको जो हमने कंपाउंड दिया है अननोन, वो कौन सा कंपाउंड है। यूवी, आईआर, एनएमआर या स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये सारी इसी की ब्रांच के अंदर आ रही हैं। तो इसके अंदर हम किसी भी अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यूवी से जब हमने पढ़ा था तो हमको ये पता लगा था कि यदि कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो वो कैसे हायर वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन शो कर रहा था, हमें वहाँ ये चीज़ पता लग रही थी। यहाँ पर आईआर में हमें किसी भी मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसकी जानकारी मिलती है। इसी तरह से एनएमआर हमें जो भी हमारा अननोन कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। और मास स्पेक्ट्रा हमें मॉलिक्यूलर वेट, जो आपने अननोन कंपाउंड बनाया है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इस बारे में बताता है। तो आज हम पढ़ेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली वाइब्रेशनल लेवल पर डिपेंड करती है। और ये वाइब्रेशन लेवल कहाँ होते हैं? ये वाइब्रेशन लेवल आपके जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हमने देखा था, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये जो एनर्जी लेवल्स है उनके बीच में छोटे छोटे से लेवल्स और मिलते हैं हमें देखने को। और ये कौन से लेवल होते हैं? ये होते हैं हमारे वाइब्रेशनल लेवल। और जब हमने यूवी पढ़ा था तब ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो हमारे यूवी स्पेक्ट्रास होते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं, उनकी शार्प पीक नहीं होती, और इसकी वजह भी क्या होती है? वाइब्रेशनल लेवल होती है। तो जो आपकी जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है? वाइब्रेशनल एब्जॉर्प्शन पर। अब जितने भी हमारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो आपके यूवी आईआर के अंदर एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, CO, सी डबल बॉन्ड O, OH, NH, ये सब आईआर रीजन के अंदर एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। और आईआर से हम किसी भी अननोन कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसे हम बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं। यदि हमें आईआर स्पेक्ट्रा दिया जाए तो हम पर्टिकुलर रेंज को ध्यान में रखते हुए ये पता लगा लेते हैं कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसने कहाँ पे एब्जॉर्प्शन शो करा है, और उसकी बैंड की पोजीशन से हम पता लगा लेते हैं। सेकंड आता है हमारे पास एरिया ऑफ आईआर रीजन। अब आप नीचे यहाँ पर देखिए 0.8 μm से 2.5 μm तक आपको कौन सा रीजन देखने को मिल रहा है? नियर आईआर रीजन। 2.5 से 15 μm के बीच में हमें नॉर्मल रीजन मिल रहा है, जबकि 15 μm से 200 μm के बीच में हमें फार रीजन देखने को मिल रहा है। इसमें बच्चों जो एब्जॉर्प्शन जो है जो शो किया जाता है वो हमें मिलता है किस रीजन के बीच में मिलता है? 2.5 से 15 μm के बीच में मिलता है, या हम कहेंगे 4000 सेंटीमीटर इन्वर्स से 667 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिलता है। यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी कि जितनी ज़्यादा हमें एनर्जी देंगे उतनी ही हायर फ्रिक्वेंसी पे हमें एब्जॉर्प्शन मिलेगा। ठीक, ये लिखा हुआ है द एब्जॉर्प्शन बैंड इन आईआर स्पेक्ट्रा आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड in wave number mu in centimeter inverse. Energy of electromagnetic radiation is directly proportional to the wave number.
Thus the radiation of higher wave number has more energy and lower wave number has lesser energy. तो यानी कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यदि हमें किसी मॉलिक्यूल के लिए यदि ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें वो हायर फ्रिक्वेंसी पे मिलेगा। अब सेकंड टर्म आती है कि जो आपका जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है वो किस पे बेस्ड है। तो किसी अणु में परमाणु स्थिर नहीं होते हैं, उनमें कुछ न कुछ वाइब्रेशंस होते रहते हैं। उन वाइब्रेशन से क्या होता है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी परिवर्तित होती रहती है, उसका जो बॉन्ड एंगल है वो भी घटता या बढ़ता रहता है। और इसी वजह से, इस वाइब्रेशन की वजह से ही हमें एब्जॉर्प्शन मिलता है। आप यहाँ देखिए, अणु में एक विशिष्ट कंपनीय संक्रमण होता है तथा इस संक्रमण में ऊर्जा अवशोषित होती है, जिसके कारण हमें स्पेक्ट्रम बैंड मिलता है। अब जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर V0 से μ0 से μ10 पे आपको एब्जॉर्प्शन मिलेगा। ये वाइब्रेशंस लेवल है। अब जितने भी वाइब्रेशन लेवल हैं आपके मॉलिक्यूल में, बहुत तरह के वाइब्रेशन लेवल मिलते हैं और हम उनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो किसी भी अणु में दो प्रकार के कंपन होते हैं। पहला कंपन होता है तनन कंपन, जिसे हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस कहते हैं। दूसरा जो कंपन होता है वो होता है बेंडिंग वाइब्रेशन। अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होता है? तनन कंपन की वजह से दो परमाणुओं के मध्य बंध लंबाई में परिवर्तन आता है, अर्थात दो परमाणुओं के मध्य की दूरी घटती या बढ़ती रहती है। इन कंपन में बंकन कंपन की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये कंपन दो प्रकार के होते हैं। तनन कंपन क्या हुआ? अब आप इसको समझिए कि जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो कम या ज़्यादा होती है, और बॉन्ड लेंथ को कम या ज़्यादा करने के लिए हमें क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें बेंडिंग वाइब्रेशन में नहीं करना पड़ता है। और ये जो आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो दो तरह से हो गया। एक तो हो गया सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन यानी सममिति तनन कंपन, दूसरा हो गया असममिति तनन कंपन या एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। अब पहला आता है कि जो हमारा सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो क्या है। जब अणु में एक परमाणु से जुड़े दोनों परमाणुओं के मध्य बंध लंबाई एक साथ स्ट्रेच और कंप्रेस हो तो उसे हम सममिति तनन कंपन कहते हैं। अर्थात इन कंपन में दोनों बंध दूरियां एक साथ घटती या बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए CH2 अणु के दोनों हाइड्रोजन परमाणु की कार्बन से दूरी, मतलब पास आना और दूर जाना लगभग बराबर होता है। आप इसको इस तरह से समझिए। आप यहाँ देखिए, ये है आपका स्ट्रेचिंग। पहले 0 गए, यहाँ से दूर गए ये एक साथ, और वापस से एक साथ नज़दीक आए। यानी कि एक साथ जो आपकी दोनों जो सेंटर एटम है आपका ये, और ये दोनों एटम एक साथ, इनकी लंबाई जो एक साथ पास आते हैं और एक साथ ये दूर जाते हैं। सेकंड आपका आता है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। बच्चों ये टर्म से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये सिमेट्रिकल नहीं है। यानी कि जब अणु में एक परमाणु से जुड़े दोनों परमाणुओं के बंध एक लयबद्ध गति से न होकर उसे असममित कंपन कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा कि एक बंध की लंबाई तो बढ़ेगी और दूसरे की लंबाई कम होगी। ये देखिए आप, ये मॉलिक्यूल इधर दूर गया और यहाँ ये मॉलिक्यूल इसके पास आए, यानी कि ये दोनों के बीच की जो लंबाई थी वो कम हो गई, बंध लंबाई, और यहाँ पे जो बंध लंबाई थी वो बढ़ गई है। इसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। सेकंड आता है हमारा बेंडिंग वाइब्रेशन। जब कंपनों के कारण दो बंधों के मध्य स्थित बंध कोण में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात परमाणु के तल में अंतर आ जाता है, तो उसे बंकन या बेंडिंग वाइब्रेशन कहते हैं। और ये कितनी तरह का होता है? 4 तरह का। बच्चों अब यहाँ डिफरेंस देखिए कि सिमेट्रिकल वाइब्रेशन क्या हुआ। सिमेट्रिकल वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन हुआ जहाँ पर बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन आ रहा था,
मगर बेंडिंग वाइब्रेशन में बॉन्ड एंगल में परिवर्तन आता है, तो हम बोलेंगे कि इसमें बेंडिंग वाइब्रेशन है। अब ये बेंडिंग वाइब्रेशन भी बच्चों 4 तरह का होता है। पहला होता है सीजनिंग, दूसरा होता है रॉकिंग, ट्विस्टिंग और वैगिंग। अब आप सीजनिंग देखिए, इन प्लेन बेंडिंग। अब इसके अंदर बच्चों जिस तरह से कैंची से अपन कोई कपड़ा काटते हैं, कैंची चलती है, उस तरह से ये वाइब्रेशन होता है। यानी कि बॉन्ड एंगल में दोनों मॉलिक्यूल एकदम पास आएंगे और एकदम दूर आएंगे। इसे आप इस तरह से देखिए, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये पास आए मॉलिक्यूल एक साथ और ये फिर एक साथ दूर चले जाएंगे। इस तरह का जो वाइब्रेशन होगा उसे हम सीजनिंग कहते हैं। जैसे हमारी कैंची चलती है, ठीक है, इसको कैंची, हिंदी में इसको कैंची नुमा कहा जाता है, वाइब्रेशन को कैंची नुमा वाइब्रेशन। इसी तरह से आता है रॉकिंग। रॉकिंग में क्या हुआ, ये एक ही तल में हो रहा है, यानी कि जो आपका मॉलिक्यूल है एक बार इस तरफ गया, फिर दोबारा आपका ये इस तरफ आया और ये एक साथ करते हैं। यानी कि इसमें जो आपके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो स्थिर रहता है, यानी कि आपका जो बंद कोण है वो स्थिर है इन दोनों वाइब्रेशंस में, इन दोनों बेंडिंग वाइब्रेशन के अंदर। सेकंड आता है हमारा ट्विस्टिंग। अब ट्विस्टिंग में इस प्रकार के कंपन में एक परमाणु अणु के तल के ऊपर की ओर कंपन करता है और दूसरा परमाणु ठीक उसी समय अणु के तल के नीचे की ओर कंपन करता है। अब बच्चों ये देखिए, वो दोनों तो तल में थे, अब ये दोनों तल एक ही तल में नहीं है, मतलब एक तल के ऊपर रहेगा और एक तल के नीचे रहेगा। इस प्रकार का यदि कंपन होता है तो हम कहते हैं ट्विस्टिंग। लास्ट है हमारा वैगिंग। जब परमाणु एक साथ अणु के तल में ऊपर या नीचे हो तो उसे हम कहते हैं वैगिंग वाइब्रेशन या अभिदोलन कंपन। अब बच्चों किसी भी परमाणु की स्वतंत्रता कोटि का मान हम x, y और z तीनों के अनुसार निकाल सकते हैं और यहाँ पर n है, परमाणु युक्त अणु में स्वतंत्रता की कोटि जनरली 3n होती है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हम नंबर ऑफ बैंड इससे कई बार कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन इसमें 2 तरह से होता है, एक तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, एक नॉन लीनियर के लिए। तो लीनियर मॉलिक्यूल में क्या होता है, रेखीय अणु में मौलिक कंपनों की संख्या 3n-5 होती है। उदाहरण के लिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अपन ले लीजिए या CS2 में देखें तो 3n5 इजिकल टू 3 × 3 मॉलिक्यूल हैं, -5 इजिकल टू 4। तो इसमें जो हमें वाइब्रेशंस मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, जिसमें से 2 तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा और 2 हमारा बेंडिंग वाइब्रेशन होगा। इसी तरह से नॉन लीनियर जो मॉलिक्यूल्स अपन देखेंगे उसमें अरेखीय अणु में जैसे 3n-6 मौलिक कंपन होते हैं, जिनमें से n-1 तो आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो गया और 2n-5 जो होता है हमारे बेंडिंग वाइब्रेशन होते हैं। इसमें आप एग्जांपल देखिए, CH4 अणु में कितने होंगे, 3n6 इजिकल टू 5, 4 हाइड्रोजन है और एक क्या है आपका कार्बन है, तो कितने हो गए 5, 3 × 5 - 6 इजिकल टू 9। यानी कि इसके अंदर आपको कितने वाइब्रेशंस मिलेंगे, बैंड मिलेंगे, एब्जॉर्प्शन 9 बैंड मिलेंगे। लेकिन सममिति जो द्विपरमाणिक अणु है जैसे कि H2F2 Cl2 N2O2, ये किसी भी तरह का एब्जॉर्प्शन बैंड नहीं देते हैं। और ये क्यों नहीं देते हैं, ये इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई भी डाइपोल मूवमेंट में चेंज नहीं होता है। अब जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें एब्जॉर्प्शन कब मिलेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि हमारे उस मॉलिक्यूल में डाइपोल में चेंज हुआ या नहीं हुआ है। यदि डाइपोल मूवमेंट में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है तो हम कहेंगे वो IR इनएक्टिव है, और यदि चेंज होता है तो हम कहेंगे वो IR एक्टिव है। यानी हम कह सकते हैं कि सभी अणुओं में ऊर्जा का अवशोषण समान नहीं होता है। किसी अणु में अवरक्त ऊर्जा के अवशोषण के लिए द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मूवमेंट का होना ज़रूरी है। मीथेन के चारों हाइड्रोजन जो होते समतलीय कंपन करते हैं, अर्थात मीथेन के बंधों में द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, फलस्वरूप IR अवशोषण इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये IR इनएक्टिव है। लेकिन किसी अवशोषण बैंड की तीव्रता बंध के
डाइपोल मूवमेंट के मान पर निर्भर करती हो। किसी बंध में जितना अधिक डाइपोल जो मूवमेंट है डाइपोल होगा, उतना ही अधिक हम बोलेंगे कि उसमें जो अवशोषण है या एब्जॉर्प्शन है वो उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा या तीव्र होगा, या हमें उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए आप कार्बोनिल ग्रुप देख लीजिए या कार्बन कार्बन बॉन्ड देख लीजिए, इसमें हमें जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है इसमें स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब सेकंड जो इम्पॉर्टेंट टर्म हमको आईआर में देखने की है, और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब हम रेंज पढ़ेंगे तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा रीज़न कौन सा होता है। वैसे फर्स्ट आता है 2 रीज़न, इसमें जनरली हम कोई भी हमारा अननोन कंपाउंड है उसकी प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं। पहला तो होता है फंक्शनल ग्रुप फ्रिक्वेंसी रीजन, और दूसरा होता है हमारा फिंगरप्रिंट रीजन होता है। तो पहला है आपका क्रियात्मक समूह आवृत्ति क्षेत्र। इस क्षेत्र की सीमा 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 1250 सेंटीमीटर इनवर्स तक होती है, और इस क्षेत्र के विभिन्न क्रियात्मक समूह जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप है, जैसे OH है, NH2 है, CHO है, C डबल बॉन्ड O है, एस्टर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये सब इसके अंदर एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। और इस क्षेत्र में जो अवशोषण बैंड की संख्या होती है वो बहुत कम होती है, पर जो आपका जितने भी फंक्शनल ग्रुप का जो निर्धारण करेंगे या हमको ये पता लगाना है कि कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, तो हम इसी रीज़न के अंदर हम उसको देखते हैं। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है, और ये बच्चों शॉर्ट नोट में और ये इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिंगरप्रिंट रीज़न क्या होता है। फिंगरप्रिंट रीज़न क्या होता है, अब आप ये देखिए, फिंगरप्रिंट रीज़न है आपका 1250 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स पर जो एब्जॉर्प्शन शो करते हैं वो आपके फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर आते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये वाली समझने की बात है कि यदि 2 कंपाउंड के सारे स्पेक्ट्रा आइडेंटिकल हैं, मगर ये माना जाता है कि जैसे हमारी उंगलियों का जो फिंगरप्रिंट होता है, हर व्यक्ति का अलग फिंगरप्रिंट होता है, उसी तरह से हर मॉलिक्यूल इस रीजन में आके एक अलग एब्जॉर्प्शन बैंड शो करता है, इसीलिए इसे फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। और इसमें बैंड की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यदि कोई बैंड मिलते हैं तो इसी रीजन के अंदर मिलते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर मिलते हैं हमें देखने के लिए। और कोई भी 2 आइडेंटिकल कंपाउंड है, उन्हें हमें यदि डिफरेंशिएट करना है तो हमें इसी रीजन को ध्यान में रखना पड़ेगा, या इसी रीजन में जाके हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे जो कंपाउंड है उनमें डिफरेंस का है। और इस रीजन में किस तरह का वाइब्रेशन हमें मिलेगा, मैक्सिमम जो है हमारा बेंडिंग वाइब्रेशंस जितने भी हैं वो इसी रीजन में जाके एब्जॉर्प्शन को शो करते हैं। यानी कि हमारा जो बेंडिंग एब्जॉर्प्शन है वाइब्रेशन के कारण जो बैंड मिल रहे हैं वो हमें फिंगरप्रिंट रीजन में देखने को ज़्यादा मिलते हैं। कुछ जनरली जितने भी हमने यूवी स्पेक्ट्रा आईआर स्पेक्ट्रा आप लोगों को बताया है, सारी डिटेल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। अब बच्चों इसमें कुछ टर्म्स होती है, जैसे ओवरटोन्स होगी, कॉम्बिनेशन टोन है, या फर्मी रेजोनेंस है। ये आपको अभी डिटेल में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि यदि हमारे जो भी हमने कंपाउंड का स्पेक्ट्रा लिया है उसमें कुछ एब्जॉर्प्शन बैंड हमें ज़्यादा मिल गए या कम मिले हैं तो उसका रीज़न क्या है। जैसे पहला आपका जो टर्म आती है वो होती है ओवरटोन। ओवरटोन क्या होता है, कभी कभी कंपन संक्रमण μ0 से μ1 के स्थान पर μ0 से μ2 हो जाता है, यानी कि μ1 में ना जाके आपका ट्रांजिशन कहाँ हो गया, μ2 में हो गया। यानी कि जनरली जो आपका फंडामेंटल जो वाइब्रेशन था, जो एनर्जी थी, उससे डबल एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो V2 में चला गया। इस तरह का यदि हमें जो एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है जो क्या होगा, ये डबल पे मिलेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, ओवरटोन्स कहते हैं। इसी तरह से आता है कॉम्बिनेशन, यानी कि यदि 2 फ्रिक्वेंसी आपस में एडिशनल या सब्सट्रैक्शन यदि होता है उनके बीच में, तो इससे जो हमें बैंड मिलते हैं उन्हें हम कॉम्बिनेशन टोन्स कहते हैं। और लास्ट टर्म जो आती है वो आती है फर्मी रेजोनेंस।
फर्मी रेजोनेंस क्या है? जब अणु के फंडामेंटल वाइब्रेशंस ओवरटोन या कॉम्बिनेशन टोन से मिलते हैं तो एक नया बैंड हमें देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं फर्मी रेजोनेंस। तो बच्चों ये हमारा बेसिक जानकारी थी कि जो हमारा IR है वो किस पे बेस्ड है। तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें पढ़ी हैं। फर्स्ट हमने ये पढ़ा है कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, कोई भी मॉलिक्यूल IR एक्टिव तब होगा जब उसमें डायपोल मूवमेंट में चेंज होगा, यानी कि उसमें कुछ न कुछ डायपोल मूवमेंट होना आवश्यक है। दूसरा हमने ये देखा कि जो हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि हमारा जो भी मॉलिक्यूल है उसमें कितने बैंड मिल सकते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। और साथ ही हमने कुछ एडिशनल बैंड हैं जैसे कि ओवरटोन है, कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टर्न पे या नेक्स्ट वीडियो में हम किस तरह के एब्जॉर्प्शन जो IR रीजन में जो हमारे जितने भी क्रियात्मक समूह है IR रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, कहाँ कहाँ इनका बैंड मिलता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।